दिलजीत दोसांझ की ये एक फ़िल्म है। यही फ़िल्म इसी दिलजीत इस फ़िल्म में भी थे, मैं वापस आऊँगा, और इसमें भी हैं सतलुज में। लेकिन आप ये देखिए कि 4 साल तक पहले इस फ़िल्म को रोका गया, फिर ज़ी5 पे ये फ़िल्म रिलीज़ हुई। 2 दिन शायद 48 घंटे लोगों ने ये फ़िल्म देखी होगी और फ़िल्म देखते-देखते उनकी स्क्रीन काली हो गई। आखिर ऐसा क्या था इस फ़िल्म में जिसको रोका गया? तो धुरंधर जैसी बदतरीन फ़िल्में, उससे ज़्यादा समाज में कौन दुश्मनी फैला सकता है, उससे ज़्यादा हिंदू-मुस्लिम में मन में दरार कौन डाल सकता है, उससे ज़्यादा हिंसक फ़िल्म मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। तो इसका मतलब सरकार को हिंसा से तो समस्या नहीं है, उसे जो सामाजिक द्वेष आपस में पैदा हो रहा है उसे तो और अच्छा लगता है, उसकी राजनीति फल-फूल रहती है। पंजाब में क्या समस्या है? ये फिल्म दिखा के एक तरफ तो सिखों की उसी भावनाओं को थोड़ा भड़काने की कोशिश की गई, क्योंकि आप देखिए फिल्म के बाद क्या हुआ, गांव में गुरुद्वारों में फिल्म दिखाई जाने लगी है। मैंने ये खबर देखी कि बड़ी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन में, गांव देहात में ये स्क्रीनिंग हुई है इस फिल्म की। असल में होता क्या है कि आरफा, ये वो जख्म थे ना पंजाब के, जिन पे मरहम लगाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जो नेता लोग होते हैं ना, वो मरहम नहीं लगाते, वो बार बार उनको कुरेदते हैं। अब मैं दिलजीत दोसांझ को लेकर बातचीत करूँ, बड़ी बेहतरीन उन्होंने अदाकारी की फिल्म में, ये मैं वापस आऊँगा, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती। कभी जाके पाकिस्तानी अदाकारा कौन सी हैं वो, उनके साथ हानिया आमिर नाम, हानिया आमिर, हाँ, उनके साथ जाके लंदन में आई थिंक उन्होंने स्टेज पर कोई कार्यक्रम किया, फिर उनको लोगों ने कहा कि देशद्रोही हैं, और ये भी खासकर सिंदूर के बाद के दिनों में उन्होंने किया ऐसा। इसके बाद वो कोई ऐसी चीज़ कह जाते हैं जिससे पता नहीं चलता, फिर जाके नरेंद्र मोदी से मिलने लगते हैं। उनकी पॉलिटिक्स क्या है? देखो, हमारे ना बहुत सारे कलाकारों की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, आपको पता है। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि हर तरह का गाना गाता है। मंडी एक बड़ा बिजनेस होती है, यहाँ हर कुछ बिकता है, यहाँ धर्म भी बिकता है। मंडी में आप धार्मिक गाना वही गाना गायक एक धार्मिक गाना भी गा सकता है, कहेंगे कि बहुत अच्छा सदाचारी गायक है। वही गाना कोई ऐसा वैसा गाना भी गा सकता है, कहेंगे यार वे तो कल्चर को खराब करता है। दिलजीत ने भी ऐसे ऐसे किए, बहुत सारे गाने गाए हैं। मुझे लगा जो मोदी को मिलने वाला चक्कर है ना, अब मुझे जो समझ आता है कि ये फिल्म पे जो 4 साल की अटकी हुई थी, शायद कहीं वहाँ जाके थोड़ा नरम होने की भी कोशिश हो या और भी हो। हमने देखा है जो आपने जिक्र किया, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में, बंगाल फाइल्स भी देखी, इसके अलावा हमने देखा केरला स्टोरी। इन सब पे न सिर्फ कि सरकार की सरपरस्ती थी, बल्कि प्रोत्साहन था, टैक्स फ्री किया गया, सरकारी छुट्टी की गई। मुझे लगता था बस एक नेशनल पाबंदी लगानी बाकी थी कि हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी पड़ेगी, वरना आपको 3 महीने सज़ा काटनी है जेल में। साबरमती तो दिखा दी उन्होंने संसद में, ठीक है। तो ये सब तो बस इतने पे उतर आए थे कि अगर नहीं देखा तो जेल जाना पड़ेगा, बस इतने पे उतर आए थे। तो धुरंधर, मुझे बताइए कि पंजाब वही, उसका भी एक पूरी पृष्ठभूमि जो धरातल है वो पंजाब है। और आखिरी सवाल भी है कि सतलुज को कोई देख ना पाए और धुरंधर को हर एक व्यक्ति देखे। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म का एक जज्बाती रिव्यू आपके सामने रखा था, मैं वापस आऊँगा। पंजाब मेरी याददाश्त का एक हिस्सा तभी से है, और फिर याद आया कि नई फिल्म आई है, या आ सकती थी, आना चाहती थी, सतलुज नाम से फिल्म, पंजाब के ही बैकग्राउंड की ये फिल्म है। मैं वापस आऊँगा को आने की इजाज़त दी गई, लेकिन सतलुज को नहीं दी गई। क्या ऐसी वजह है? दिलजीत दोसांझ की ये एक फ़िल्म है। यही फ़िल्म इसी दिलजीत इस फिल्म में भी थे, मैं वापस आऊँगा, और इसमें भी हैं सतलुज में। लेकिन आप ये देखिए कि 4 साल तक पहले इस फिल्म को रोका गया, फिर ज़ी5 पे ये फिल्म रिलीज़ हुई। 2 दिन शायद 48 घंटे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, और फिल्म देखते-देखते उनकी स्क्रीन काली हो गई। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में जिसको रोका गया? इस सब के बावजूद कि पूरा इतिहास बताता है फिल्मों, किताबों और लोगों को सेंसर करने का, कि जब भी किसी चीज़ पर पाबंदी लगाई जाती है, वो फिल्म या वो किताब या वो कोई भी साहित्य का एक जो हिस्सा है, वो और उफान के साथ उभर कर सामने आता है। छोटी सी चीज़ जो मैंने पढ़ी, मैं खुद इस फिल्म को देखना चाहती थी, लेकिन उसके बाद उसका रिव्यू पढ़ के ही आपके सामने यहाँ पर बातचीत में करूँगी। बताया जा रहा है कि जसवंत सिंह खाल्लर नाम के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उन पर आधारित है ये उन 10 सालों की कहानी है जब पंजाब में तथाकथित रूप से उग्रवाद या अतिवाद पनप रहा था। 1985 से लेकर 1995 तक बहुत सारे लोग मारे गए और ज़्यादातर लोगों को गायब किया गया। ये उन्हीं दुखदाई 10 सालों की कहानी है। और इसके अलावा ख़ुद जो खालरा, जिनके ऊपर ये कहानी बनाई गई है, उनको भी मार दिया गया था। इस फिल्म का पहले नाम पंजाब 95 था, क्योंकि
उसी दौर की ये कहानी है, लेकिन उसके बाद उसका नाम सतलुज रखा गया, फिर भी इस फिल्म को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। मेरे साथ इस वक्त शिवेंद्र जी मौजूद हैं। शिवेंद्र सिंह, आप सबसे पहले ये बताइए कि दिल्ली आप यहाँ पहुँचे और इनका इंट्रोडक्शन एक ये है कि सुही सवेर नाम से अखबार आप निकालते हैं, वेबसाइट है आपकी, वेबसाइट आप निकालते हैं। कई बार पंजाब के मुद्दों पर आपसे हम बातचीत करते रही हूँ, इत्तेफाक से आप दिल्ली में थे और आपसे बात कर रही हूँ। आपने फिल्म देखी है? जी बिल्कुल देखी है। क्या ख़ास बात है इस फिल्म में? आरफा, अभी आपने पहले दलजीत की जो फिल्म की बात की, मैं चाहता था कि वो फिल्म अभी राज करती, एकदम सतलुज ने आके उसको ढक लिया। सतलुज की कहानी ये है कि सतलुज जसवंत सिंह खालड़ा की ज़िंदगी के जो आखिरी पल हैं उन पे आधारित है। जसवंत सिंह खालड़ा को मनुष्य अधिकार कारकुन माना जाता है, जो कि उस समय जब पंजाब इस तरह की हालत में था, तो उन्होंने ऐसी लाशें जिनको पुलिस के द्वारा खपाया गया, मारा गया, जिनका कोई वारिस नहीं था, उनको ढूंढे, उनकी शनाख्त की, बताया वो कितनी थी कितनी नहीं, लेकिन उनको ढूंढते ढूंढते बाद में पुलिस को लगा कि ये बंदा तो हमारे लिए ख़तरनाक है, तो उनको भी उसी तरह लाशों की तरह गायब कर दिया गया। बाद में पता लगा कि वो पुलिस की कस्टडी में तशद्दुद किया गया, फिर उनकी हत्या करके उनको जो ब्यास और सतलुज के बीच की एक नहर है, जो दोनों दरियाओं का संगम है, हरी के पत्तन, वहाँ उनकी लाश को फेंक दिया गया। ये एक कहानी थी उनकी ज़िंदगी की, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे सवाल भी हैं जिनको शायद मुझे लगता है एज ए जर्नलिस्ट उनको भी एड्रेस नहीं किया गया। जब पंजाब के जो वो समस्या है ना, उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारी परतें हैं, लेकिन उसकी एक परत पे रोशनी डाली गई है। ये फिल्म एक्चुअली 4 साल से लटक रही थी, 4 साल से सेंसर बोर्ड की उड़ीक कर रही थी कि सेंसर बोर्ड इसे पास कर दे। पहले 20 कट, फिर 22 कट, फिर 120 कट, 127 कट तक लग गए, सेंसर बोर्ड ने पास नहीं की। एकदम हुआ कि जी जैसा प्लेटफॉर्म, मुझे थोड़ा शक भी हुआ भी, जी जैसे जी जैसे प्लेटफॉर्म पे एकदम आई, जब फुटबॉल का भी उनको लाइसेंस मिला हुआ था दिखाने का, तो उसी समय आई, 2 दिन दिखाई गई, 2 दिन दिखाने के बाद फिर गायब होगी। कोई खास कारण नहीं बताया गया। उसने जी में जब आप खोलते हो तो यही लिखा हुआ कि हम आने वाले निर्देशों तक हम ये फिल्म को नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम इसकी कहानी से सहमत है, ऐसी कहानी और होनी चाहिए, मगर लिखा हुआ है। और दूसरी बात, फिर पंजाब में जब विरोध हुआ तो बीजेपी इसमें बट गई। पंजाब की बीजेपी के जो अध्यक्ष, मैं आती हूँ जरा सा इस पॉलिटिक्स पे जरूर आती हूँ कि इसकी पॉलिटिक्स क्या है, इसकी बैनिंग की पॉलिटिक्स क्या है, मैं इस पर आती हूँ। और पंजाब में चुनाव होने सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी है। लेकिन फिल्म आपको मजा भी नहीं आया, फिल्म अच्छी भी नहीं लगी और फिल्म बैन भी हो गई। यानी आप तो कुछ और देखना चाहते थे, आपके पैमाने पे खरी नहीं उतरी फिल्म और फिर भी बैन। देखो, मुझे ये लगता है कि अभी जो कहानी इन्होंने ना कमेटी बनाई थी समीक्षा के लिए, वो कमेटी ने कहा है कि सुझाव दिया है कि अब इस पे बैन रखिएगा। पहले तो ये हिंदुस्तान में ही बैन थी, अब मान लो कि बाहर वाले लोग हैं वो भी जी प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं देख सकते, वो भी नहीं देख सकते। ये 12 तारीख की डेवलपमेंट है, मतलब कल 12 थी ना, 12 की। तो हुआ क्या कि अब हम ये आप जी के प्लेटफॉर्म में नहीं देख सकते। कहा गया कि भारत की प्रभुसत्ता के लिए खतरा है, इसलिए चैलेंज करती है भारत की प्रभुसत्ता को। लेकिन आरफा, मैंने ये फिल्म देखी है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं हैरान हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इसको क्यों नहीं पास किया और 127 कट क्यों लगा दिए। मुझे किसी भी तरह ये भारत की प्रभुसत्ता को चैलेंज करती नहीं दिखाई दी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई समाज में जो है वो दुश्मनी पैदा होगी और हिंसा इसमें दिखाई वो भी नहीं है। नहीं, लेकिन समाज में दुश्मनी और हिंसा की बात करें तो धुरंधर जैसी बदतरीन फिल्में, उससे ज्यादा समाज में कौन दुश्मनी फैला सकता है, उससे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में मन में दरार कौन डाल सकता है, उससे ज़्यादा हिंसक फिल्म मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। तो इसका मतलब सरकार को हिंसा से तो समस्या नहीं है, उससे जो सामाजिक द्वेष आपस में पैदा हो रहा है उससे तो और अच्छा लगता है, उसकी राजनीति फल फूल रहती है। तो पंजाब में क्या समस्या है? नहीं, इसको मुझे ना कुछ और लगा। जब ये एकदम इन्होंने ना पेश कर दी ना फिल्म, तो बाद में गायब कर दी, तो मैंने कुछ बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आए। वो क्या आए? पहली बात तो ये देखिए कि
ये फिल्म बिल्कुल भी किसी तरह ना तो सरकार को चैलेंज करती है, ना सत्ता को करती है, ना किसी प्रभु सत्ता को, अच्छा, क्योंकि नहीं करती, नहीं करती। इसमें दिखाया गया कि जितना भी गड़बड़ हुई है वो सिर्फ 5-6 पुलिस वालों की है, मतलब 5-6 पुलिस वाले ही गड़बड़ करने वाले हैं। आपकी सीबीआई बहुत अच्छी है, सीबीआई आती है, नोटिस लेती है, वो काम होता है। आपका अदालती सिस्टम बहुत अच्छा है, आपकी सरकारें भी जब बदल जाती है बहुत अच्छी हो जाती है। अब पंजाब की समस्या 4-5 पुलिस वालों की नहीं थी अरफा, ये एक सिस्टम की देन थी। सिस्टम ने ऐसा चालें चली उस समय जब ये शुरू हुई पंजाब की प्रॉब्लम, तो वो किस लिए शुरू हुई? वो इसलिए हुई कि आपने धर्म का पता खेलकर अपना उल्लू सीधा करना था, आपने राइट विंग पैदा करने थे, और राइट विंग आपने पैदा किए। मतलब ये फिल्म उस पे रोशनी नहीं डालती। दूसरी चीज़, हाँ ये बात सही है, ये फिल्म में कला है, कलात्मकता है, बिल्कुल भी ये धुरंधर जैसी नहीं है। मैंने सुना है सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी हाँ है। अच्छी है, और इसमें ये भी है कि धर्म वाला भी चक्कर नहीं है, लड़ाई वाला, क्योंकि अच्छा। मार खाने वाले भी पगड़ी वाले हैं, मारने वाले भी पगड़ी वाले हैं, क्योंकि पुलिस वाले भी ज़्यादातर सरदार वही हैं। इसमें जो बड़ी दिक्कत जो मुझे लगी, एक तो ये पूरे आपके स्टेट को जहाँ आपकी स्टेट के संस्थाओं पे सवाल नहीं करती, सिर्फ सारी गाज वो पुलिस वालों पे ही फेंक के बरी हो जाती है। इवन दूसरी बात है कि खालड़ा के बारे में भी ना कई तरह के सवाल रहे हैं, क्योंकि खालड़ा के बारे में जब अब मैंने आर्टिकल लिखा है, वो आपको न्यूज़ लॉन्ड्री में आएगा, मैंने बताया कि उनका जो जीवन थोड़ा अलग तरह का था, वो एक ही पार्ट दिखाया गया है। एक्चुअली देखो, पंजाब में ना 2 तरह के तशद्दुद था। एक तो पुलिसिया तशद्दुद था, जहाँ सिख नौजवानों को मारा जा रहा था, खालिस्तानी कह के मारा जा रहा था, उसमें निर्दोष भी थे, उस मूवमेंट के साथ भी जुड़े थे। दूसरी कहानी ये थी आरफा के खालिस्तानियों के द्वारा भी, वो भी एक समानांतर स्टेट भी चला रहे थे, वो उनके द्वारा निर्दोष लोगों को मारा जा रहा था, जिनके सिर पे पगड़ी नहीं उनको भी मारा जा रहा था, और जो प्रोग्रेसिव लोग थे उनको चैलेंज करते थे उनको भी मारा जा रहा था, और उनका एक अपना भी आतंक था। मान लो कि औरतों ने कैसे कपड़े पहनने हैं, सर पे आपके केसरी या चुन्नी होनी चाहिए, आपने वहां जाना, मीडिया भी कंट्रोल में था, आपने क्या लिखना। ट्रिब्यून जैसा अदारा उनके कहने पे एक एक शब्द उसी तरह छाप देता था। मैं जब आपको उस समय की दिखाऊं ना खबरें, तो आप हंसेगी कि शिविंदर इसमें कोई एडिटिंग ही नहीं हुई। यहाँ तक की कहानी थी, वो एक ऐसी कहानी है। अच्छा, शहीद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और भी थे, खालड़ा जी भी है। अच्छा, दूसरा फिर तथ्यों के बारे में कहा जाता है कि 25,000 लाशों की बात उन्होंने कही है, कि 25,000 इस तरह की लावारिश लाशें ढूंढी, जबकि जो आंकड़ा है वो ये है सही आंकड़ा, जो कि ऑथेंटिक मिल भी जाता है। वो खालड़ा साहब ने 2097 लाशें ढूंढी थी जिनकी शनाख्त हो सकी थी। उसके बाद एक राम नारायण कुमार जी है, एक बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं हिंदुस्तान के, उनका भी पंजाब पे काम था, एक किताब भी है उनकी, उन्होंने 2700 लाशों की शनाख्त की। जो खालड़ा साहब ने की उनके इलाके में थी जहाँ सबसे ज़्यादा इस तरह की पुलिस का तशद्दुद हुआ था, तरन तारण, अमृतसर, पट्टी, अजनाला, ये एरिए थे। तो राम नारायण जी की होगी 2700। फिर एक 2 लोगों ने इंडिविजुअल रिसर्च की पूरे पंजाब पे, वो 5500 बनती है। एक सतविंदर सिंह बैंस ने बाद में रिसर्च की 6500 की। अब ये मिला के भी आरफा 12-15 हज़ार बन जाती है, 25 फिर भी नहीं बनती। अब ये भी नहीं पता कि जिसने 5500 की, एक ने 6,000 की, उसमें आपस में कहीं वो तो नहीं मिल तो नहीं रही, मान लो कि वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही। उन लोगों की बात करें जो लोग गायब हुए या हाँ मारे जी, गए? जो गायब हुए, मार दिए गए, उनकी बात तो पता नहीं कि वो मारे गए या गायब हुए। मारे गए हैं। उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनका पता लग गया कि पुलिस ने अपनी गैर हिरासत में लेकर गैर न्यायिक तशद्दुद किया उन पे, एक्स्ट्रा जुडिशियल। हाँ एक्स्ट्रा, तो उनको मार दिया गया। बात की उनकी लाश भी, जो एक नियम है कि लाश आप उनके वारिसों को दीजिए, वो नहीं दी गई। ये पंजाब में हुआ, मतलब तो इसका मतलब वो गायब हुए या मर गए पता हाँ, नहीं पता। तो यानी जिससे हम कश्मीर में कहते हैं जो हाफ विडोज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, बहुत वो पंजाब में था, कि बीवियां और बच्चियां और औरतें घर की ढूंढ रही हैं, इंतजार कर रही हैं कि कभी तो वापस आएंगे। तो एक जिसे कहते हैं क्लोजर भी नहीं मिल पाया। तो ये मैं सोच रही हूँ कि बीजेपी की सरकार इसको बैन करने की कोशिश कर, बैन कर दिया है उसने, जाहिर है केंद्र सरकार ने किया है, यानी कि जो सेंसर बोर्ड है उसने सेंसर कर दिया। सेंसर बोर्ड ने किया है, सेंसर बोर्ड ने तो रोक लगा रखी थी। अब भारतीय सरकार ने किया है, मतलब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया होगा, उसके मातहत होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, वो तो 1985 से लेकर 95 तक वो तो कह सकते थे कि जितना भी कुछ हुआ है
कांग्रेस पार्टी की सरकारों के सर पे मंड देते। हाँ हाँ, तो उन्होंने अपने ऊपर क्यों जिम्मेदारी ली? इन्होंने ना कोशिश तो शायद पहले ये की होगी, लेकिन वो बात नहीं बनी। मुझे तो और कहानी लगती है पंजाब में ना, पंजाब थोड़ा डिफरेंट स्टेट है, हालांकि नॉर्थ इंडिया का ही है, उसकी पॉलिटिक्स अलग चलती है। आप देखिए पंजाब में बीजेपी क्या करती है, आजकल वो सिख पता कर रही है कि हम आपके हैं, हम तो आपसे सहानुभूति रखते हैं। अच्छा, जब वही सिख अपने अधिकारों की, जहाँ किसान के रूप में अधिकारों की मांग करते हैं, वो खालिस्तानी भी बन जाते हैं, उनको बना दिया जाता है। अब ये है कि बीजेपी अंदर खाते ऐसे एलिमेंट्स को उभारने की भी कोशिश करती है, जैसे अमृतपाल टाइप के, ताजो के एक तो बाहर से वोट मांगी जाए खालिस्तान का हुआ खड़ा करके, एक पंजाब के हिंदुओं को डराया जाए, क्योंकि बीजेपी पोलराइज करना चाहती है पंजाब को। 40% है वहाँ पर, 40% हैं, तो उनको डराया जाए। अब इनकी पॉलिसी है कि अवनीत बिट्टू, आप देखिए बीजेपी का, एक तरफ तो बीजेपी के सूबाई अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि देखो जी, हम तो फिल्मों को चलवाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय से मिले हैं, उन्होंने कमेटी बना दी। बिट्टू अब हिंदुओं को भड़का रहा है, भाई तुम नकारे हो, तुम क्यों नहीं कुछ करते, ये हो गया वो हो गया। रवनीत बिट्टू जो मतलब मंत्री है। अब मुझे ये लगता है कि ये फिल्म दिखा के एक तरफ तो सिखों की उसी भावनाओं को थोड़ा भड़काने की कोशिश की गई, क्योंकि आप देखिए फिल्म के बाद क्या हुआ, लोगों ने व्हाट्सएप पे फिल्म देखनी शुरू कर दी, एक दूसरे को भेजनी शुरू कर दी। गांव में गुरुद्वारों में फिल्म दिखाई जाने लगी है। मैंने ये खबर देखी कि बड़ी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन में, गांव देहात में ये स्क्रीनिंग हो रही है इस फिल्म असल में होता क्या है कि आरफा, ये वो जख्म थे ना पंजाब के, जिन पे मरहम लगाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन जो नेता लोग होते हैं ना, वो मरहम नहीं लगाते, वो बार बार उनको कुरेदते हैं अपनी लालच के लिए। अब देखिए, अब बीजेपी सिखों को एक तरफ भड़काएगी, उसको कैश करेगा या अकाली दल या अमृतपाल वाला गठबंधन, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को भी बिट्टू भड़का रहा है पंजाब को। लेकिन अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ बिट्टू, क्योंकि पंजाब में पोलराइज होने वाली चीज़ ना उस तरह नहीं चलती जैसे है। तो धुरंधर फिल्म की जैसी ना भी हो, ये दो ढंग क्या होता है, देखो, एक तो होता है कि आपने इस तरह की डायरेक्ट फिल्में बनानी है, धुरंधर जैसी, अपना केरल स्टोरी जैसी वगैरह वगैरह। दूसरी कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सत्ता को लगती है कि ये हमारे यूज़ कब हो सकती है, भले ही फिल्म मेकर की कोई भी इच्छा हो, लेकिन जो सत्ता उसको कब यूज़ करती है। जैसे पहले 4 साल रोक लगाई रखी, एकदम पेश कर दी, क्योंकि पंजाब की इलेक्शन आ रही है। फिर इन्होंने सोचा कि यार अभी बात नहीं बन रही, अब इसको रोक लगा देते हैं, ताकि सिख भड़के कि देखो हमें फिल्म नहीं देखने दी जा रही। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पिछले दिनों 3 फिल्में आई, एक आई है धुरंधर, दूसरी आई है मैं वापस आऊंगा, और इसके अलावा धर्मेंद्र की वो फिल्म भी आई है 21 आई। तो सबसे पहले धुरंधर, फिर 21, मैं वापस आऊंगा, और अब सतलुज। इन चारों में एक कॉमन चीज है, और वो है पंजाब। पंजाब स्टेट कैसा स्टेट है, एक छोटा सा स्टेट है, ऐसा नहीं है कि भारत के कोई जनमानस पे वो हावी है। वो एक ऐसा स्टेट है जिसने पार्टीशन की, बंटवारे की पूरी त्रासदी सही है, उसके बावजूद भी वो अपने आप में काफ़ी उदार है, धर्मनिरपेक्ष है, वो नफरत नहीं करता। मैंने देखा है कि जो मुस्लिम सिख रिश्ते हैं वो शायद हिंदू मुस्लिम रिश्तों से बहुत अच्छे हैं। ये मैंने खुद महसूस किया इस बात को, और सीमा के उस पार भी देखा है मैंने लाहौर में भी देखा है, इधर अमृतसर में भी देखा है, पाकिस्तानी पंजाब में भी देखा है, हिंदुस्तानी पंजाब में भी देखा है। क्यों फिल्म मेकर्स के और जो ये क्रिएटिव लोग हैं उनके, और साथ साथ हमारे सियासतदानों के केंद्र में पंजाब क्यों रहता है? कई कारण है उसके। एक तो मुझे तो लगता है कि पंजाब का एक सीधा संबंध है हिंदुस्तान को मुतासिर करने के लिए, समाज को भी, अपनी सियासत को भी। देखो, बंटवारा हुआ तो भी आपको पता, भी पाकिस्तान बना बहुत बड़ा तो हमारे पंजाब से ही निकल के बना, फिर एक बॉर्डर एरिया भी है। दूसरी बात है कि पंजाब की खसरत रही है आज़ादी मूवमेंट के में, पंजाब का योगदान देख लीजिएगा। फिर सियासत को कई बार वो परिभाषित भी करता है पंजाब, जैसे कि किसान आंदोलन एक छोटे से स्टेट ने, क्योंकि अगवाई तो मेन पंजाब ही कर रहा था, खड़ा कर दिया। दूसरी बात मुझे लगता है कि जिस ना हम सेकुलरिज्म वगैरह की बात करते हैं ना, पंजाब में एक समय कई कुछ है आरफा। एक तरफ तो पंजाब पहले कैसा था, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। 1849 में 49 में अंग्रेज़ का कब्जा हुआ। अंग्रेज़ 1881 में एक जनगणना कराता है पंजाब की, कि अब देखी जाए, क्योंकि जनगणना के बाद ही ना धर्म की पवित्रता का मामला या धर्म की कट्टरता मजबूत हुई थी। जब वो पहली बार जनगणना कराने लगा 1881 में, अंग्रेज़ हैरान हो रहा है। इब्सन लिख रहा है अपने उसमें कि यार मुझे पता नहीं लग रहा कि हिंदू कौन है, सिख कौन है। जो हिंदू की शक्ल वाला वो अपने आप का धर्म सिख लिखा रहा है, सिख की शक्ल वाला हिंदू, और दोनों पीरों के मज़ारों पे भी जा रहे हैं। और जो मुसलमान है जहाँ का, वो बहुत सारी अपनी पुरानी हिंदू रवायत निभा रहा है। अच्छा, होता क्या था, पहली जनगणना में जहाँ सिखों की आबादी ज़्यादा थी, दूसरी जनगणना में वहाँ
हिंदुओं की ज़्यादा हो जाती थी। वो क्यों होता था? मान लीजिए आज आपने मुझसे पूछ लिया कि मेरा धर्म कौन सा, मैं आपको बोल दूंगा हिंदू। आप कुछ दिन बाद आए, मैं बोल दूंगा सिख। तो मतलब लोग धर्म के बारे में कॉन्शियस ही नहीं थे। ये मतलब एक पंजाब था। अंग्रेज सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ कि यार पंजाबियों का धर्म कौन सा है। ये तो बाद में जाके फिर धीरे धीरे कट्टरता फैलाई गई, एक पूरी सोची समझी उसी की पॉलिटिक्स को हमारी बाद वाली पॉलिटिक्स ने भी कैश किया। यहाँ तक कि अपने फ़ायदे के लिए पंजाब से बड़ी चीज़ों 47 के बाद भी बहुत चीज़ों से निकला, हरी क्रांति और चीज़ें, उसमें भी दो किसानी बन गई। उसी का क्राइसिस खालिस्तानी तहरीक है। सरकारों की भी कोशिश रही कि अपना पत्ता सीधा करके इस तरह की रेडिकल आवाज़ें पैदा, क्योंकि ये हुकूमतें ही करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पंजाब केंद्र में रहता है। अब मैं दलजीत दोसांझ को लेकर बातचीत करती हूँ। बड़ी बेहतरीन उन्होंने अदाकारी की फिल्म में, ये मैं वापस आऊँगा, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती। कभी कभी वो पंजाब को PANJAB लिख देते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ी क्रांतिकारी चीज़ होगी, देखिए जो सरकारी जो स्पेलिंग है उससे अलग वो छा जाते हैं। कभी जाके पाकिस्तानी अदाकारा कौन सी हैं वो, उनके साथ हानिया आमिर नाम है? हानिया आमिर, हाँ, उनके साथ जाके लंदन में आई थिंक उन्होंने स्टेज पर कोई कार्यक्रम किया, फिर उनको लोगों ने कहा कि देशद्रोही हैं, और ये भी खासकर सिंदूर के बाद के दिनों में उन्होंने किया ऐसा। इसके बाद वो कोई ऐसी चीज़ कह जाते हैं जिससे पता नहीं चलता, फिर जाके नरेंद्र मोदी से मिलने लगते हैं। उनकी पॉलिटिक्स क्या है? देखो, हमारे ना बहुत सारे कलाकारों की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, आपको पता है। मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि हर तरह का गाना गाता है। मंडी एक बड़ा बिजनेस होती है, यहाँ हर कुछ बिकता है। यहाँ धर्म भी बिकता है मंडी में। आप धार्मिक गाना वही गाना गायक एक धार्मिक गाना भी गा सकता है, कहेंगे कि बहुत अच्छा सदाचारी गायक है। वही गाना कोई ऐसा वैसा गाना भी गा सकता है, कहेंगे यार वे तो कल्चर को खराब करता है। दलजीत ने भी ऐसे ऐसे किए, बहुत सारे गाने गाए हैं। मुझे लगा जो मोदी को मिलने वाला चक्कर है ना, अब मुझे जो समझ आता है कि ये फिल्म पे जो 4 साल की अटकी हुई थी, शायद कहीं वहाँ जाके थोड़ा नरम होने की भी कोशिश हो या और भी हो। लेकिन जो चीज़ आप देखते कि वो थोड़ा रेडिकल दिखता है, वो जो पंजाब में एक फितरत पड़ी है ना, लेगेसी पड़ी है, उसको मतलब वो कैश करने की कोशिश थी। जो उसने पाकिस्तानी गायकों के साथ गाया या फोटो खिंचाई, वो मुझे बड़ी बात नहीं। जो हमारे पंजाबी फिल्में बनती है ना आरफा, उसमें अभी भी हर पंजाबी फिल्म में आपको 3-4 पाकिस्तानी आर्टिस्ट मिल जाएंगे। अच्छा। इसका क्या कारण है कि ज़्यादातर फिल्में बाहर रिकॉर्ड होती है। बाहर हाँ, वहाँ आसान होता है कि वहाँ उनको के इंग्लैंड में बुला लीजिए, 2-3 वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वहाँ फिल्म बन गई। अच्छा, दूसरी एक नई चीज़ है जो बाहर बनती है, पाकिस्तान में या इंडिया में, तो दोनों मुल्कों ने फिल्म देखने में रोक लगाई हुई है। वहाँ लिख दिया जाता है कि नॉन इंडियन पंजाबी फिल्म, वो लाहौर में भी चलती है। लाहौर के सिनेमे में अपना पाकिस्तान की और लाहौर में, इस्लामाबाद में पंजाबी फिल्म हाउसफुल होती है। दलजीत का नाम चलता है, वो ब्रांड है, क्योंकि एक मंडी बन गई पंजाबी फिल्म, एक बड़ी मंडी बन गई जिसमें पाकिस्तानी पंजाबी है। इसलिए ये बाहर वालों को, जो पंजाब से बाहर वाले, दिल्ली कोई बैठा है, यूपी, उनके लिए तो हैरानी की बात है कि दलजीत फला पाकिस्तानी हीरोइन के साथ है। लेकिन हम पंजाबियों के लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं है। देखो, हम तो अभी तक ये बाजार का हिस्सा है, इसलिए दलजीत ऐसा कह रहे हैं। ये बाजार का भी हिस्सा है। सांस्कृतिक रूप से फर्क दोनों ही है। कई बार संस्कृति और बाजार मिल भी जाता है, रिश्ता भी हो जाता है ना। कि आप देखिए, यहाँ ये चीज़ चलती है पंजाब में कि वो हमारे भाई हैं, वो उनके साथ हमारी कल्चरल साझ है। तो जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री या म्यूज़िक इंडस्ट्री उसको कैश भी करती है। पाकिस्तान का भी म्यूज़िक आजकल कैश करने लगा। आप देखिए कि जब किसान आंदोलन आया तो पाकिस्तानी पंजाब से गाने आए कि भाइयों, हम पंजाबी हो के आपके साथ हैं। मतलब खून लाहौर का भी वही है, अमृतसर का भी वही है, लुधियाना का भी वही है। मतलब ये एक पंजाबियत की एक अलग सांझ है आरफा। इसको मैं ना कई बार कहता हूँ, कई चीज़ों को ना कोई और लोग नहीं समझ सकता। मतलब एज ए पंजाबी मैं ही उसको फील कर सकता हूँ। शायद दोसांझ जो है नरेंद्र मोदी से मिलने गए कि भाई हुजूर अगर मुमकिन हो सके तो मेरी फिल्म रिलीज करा दीजिए। लेकिन हुई भी रिलीज पे 4 साल नहीं भी हुई। मुझे लगता ना अब जब ना सरकार के, जहाँ हुकूमत के इशारों पे चीज़ें होने लगे ना, तो हुकूमत देखती है कि उसको कैसे खेलना है। मुझे अब लग रहा है कि अभी ये रोक लगाएंगे, थोड़ा सा इनको भड़काने की कोशिश होगी कि सिखों के जज्बातों को, उधर से एक हिंदुओं के जज्बातों को, फिर जाके हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये रोक उठा भी दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी हो ही, लोगों ने देख ही लिया। लेकिन फिल्म मेकर क्या तानाशाही के दौर में फिल्म मेकर या एक्टर या कोई भी क्रिएटिव आदमी क्या सरकार से एक तरह की लड़ाई मोल लेकर क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है? ये भी सवाल है, क्योंकि अभी मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, मैं वापस आऊँगा फिल्म, आपने देखी, मैंने देखी,
आपने कहा कि मेरा रिव्यू आपको बड़ा ही इमोशनल लगा, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इम्तियाज़ अली देखिए आप, नरेंद्र मोदी के साथ जाके सेल्फी खिंचवा रहे हैं, नेतन्याहू के साथ जाके सेल्फी खिंचवा रहे हैं, उसके बाद वो तो इजराइल तक चले गए बिल्कुल और वहाँ जाके वो जो है कसीदे पढ़ने लगे। तो एक व्यक्ति जिसने मैं वापस आऊँगा फिल्म में गज़ा के लोगों का दर्द दिखा रहा है, वो आखिर में जब कहते हैं कि हम सब शरणार्थी हैं, या पार्टीशन या एक होमलेसनेस की जो स्थिति होती है बेघर होने की, उसमें वो सूडान भी दिखाते हैं, गज़ा भी दिखाते हैं और भी दिखाते हैं। एक तरफ वो आदमी उसके विक्टिम को भी दिखाता है, दूसरी तरफ जाके वो इजराइल की तारीफ भी कर देता है। नहीं, ये आपका दोगलापन है। मैं ऐसे सीधा बहुत मैं थोड़ा सख्त शब्द बरत रहा हूँ, ये दोगलापन है, क्योंकि कलाकार है ना, कलाकार मुआशरे से अलग नहीं होता। कलाकार की जब एक इस तरह की सूरत हाल हो कि इस तरह की हुकूमतें हो, तो आपको एक पासा करना पड़ता है। जैसे बीच का कोई रास्ता नहीं होता, पास जैसे कवि कहते हैं, तो आपको एक रास्ता रखना पड़ता है कि भाई आपने लूटे जाने के साथ करना है कि लूटने वाले के साथ करना है। तो वो कलाकार उस चीज़ को, हमारे दर्द को कैश तो कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, पर बाद में जाके आपने व्यवहारिक जीवन में कैसे रहना है, आपकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। या फिर कह देंगे जी हम तो नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल कुछ नहीं होता आरफा। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी भी कोई सियासत हो सकती है, तो वो क्या सियासत है। मैं एक खूबसूरत मुआशरा देखना चाहता हूँ, एक ऐसा मुआशरा जिसमें धार्मिक कट्टरता ना हो, वो जो कि मेरे अपनी जर्नलिज्म के एथिक्स है। मेरे ख्याल में आप जब मुझसे प्रोग्राम कर रही है, आपकी भी कोई सियासत होगी। सो इस तरह नॉन पॉलिटिकल कुछ नहीं होता। इस फिल्म में भी मुझे वही गड़बड़ लगी कि इसमें जो वही दौर है उसको कैश करने की कोशिश की गई, फैक्ट फाइंडिंग में ध्यान नहीं दिया गया। जो मैंने 25,000 वाली बात बताई, अच्छा खालिदा जी का एक और भी पक्ष था, वो था उनकी अभी भी लिखतें मिल जाती हैं, वो खालिस्तान के भी चलो पक्ष में थे, चलो उससे कोई मुझे ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन वो खालिस्तानियों के द्वारा जो किए जा रही कत्लो गारत थी उसके भी पक्ष में भुगत जाते थे। वो उनकी लिखतों में मिलता है। उनका एक आर्टिकल था, वो बाज़ न्यूज़ में आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, वो पंजाबी में, कुछ समय वो इंग्लैंड रहे थे 90 के दौर में, उन्होंने बाज़ न्यूज़ में कुछ आर्टिकल लिखे लिबरेशन खालिस्तान के नाम पे। उसमें वो साफ साफ बताते हैं कि इंदिरा गांधी को मारने वाले जो सुखवंत सिंह या केहर सिंह है, वो भगत सिंह और करतार सिंह सराभा से भी बड़े शहीद हैं। इवन उनकी एक वीडियो मिल जाएगी आपको पंजाबी में, वो जब वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बुलाया था, उस समय भी वो भिंडरांवाले के बारे में यही कहते हैं कि उनकी शहादत ने यह तय कर दिया कि हम हिंदुस्तान से कैसा रिश्ता रखें। ये चीज़ें आनी चाहिए थी, भले ही आपको कैसी भी लगे, क्योंकि आप देखिए किसी पे फिल्म बना रहे हो, बायोपिक बना रहे हो, उसके जो विचार है वो आने चाहिए फिल्म। बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि जब सरकार कला पर पाबंदी लगाती है या सरकार कला को सरपरस्ती देती है, हाँ। हमने देखा है, जो आपने जिक्र किया कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में, बंगाल फाइल्स भी देखी, इसके अलावा हमने देखा केरला स्टोरी, इन सब पे न सिर्फ कि सरकार की सरपरस्ती थी बल्कि प्रोत्साहन था, टैक्स फ्री किया गया, सरकारी छुट्टी की गई। मुझे लगता था बस एक नेशनल पाबंदी लगानी बाकी थी कि हर व्यक्ति को ये फिल्म देखनी पड़ेगी, वरना आपको 3 महीने सज़ा काटनी है जेल में। साबरमती तो दिखा दी उन्होंने संसद में, ठीक है। तो ये सब तो बस इतने पे उतर आए थे कि अगर नहीं देखा तो जेल जाना पड़ेगा, बस इतने पे उतर आए थे। तो फिल्मों पे पाबंदी लगाना और फिल्मों को सरपरस्ती देना, इन दोनों की जो पॉलिटिक्स है। धुरंधर मुझे बताइए कि पंजाब वही, उसका भी एक पूरी पृष्ठभूमि जो धरातल है वो पंजाब है। और आखिरी सवाल भी है कि सतलुज को कोई देख ना पाए और धुरंधर को हर एक व्यक्ति देखे, धुरंधर पंजाब में कैसे देखी गई? नहीं, पंजाब में धुरंधर को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, एक बात। दूसरी बात तो एक तो मुझे यही था, इसके भी एक और कारण में आखिर में बता चलता हूँ। सतलुज में जो ना, यदि मैंने फिर भी कोई ऐसा पॉइंट निकालना हो तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि देखो कत्ल हुआ, वो लाशें किसी खुर्द-बुर्द की गई, अब भी सिस्टम वही चलता है आरफा। जो पुलिस मुकाबले हैं वो कश्मीर में भी हो रहे हैं, जो हो सकता है क्योंकि सतलुज को देख के कश्मीर को याद करे, गुजरात को याद करे, कोई महाराष्ट्र को याद करे, योगी को याद करे। सरकारें कई बार इससे भी डरती है ना, ये भी एक चीज हो सकती है। हालांकि मैं उस फिल्म की कई कमजोरियां बता रहा हूँ, हाँ। कि वो भड़का कर लोगों को अपनी पॉलिटिक्स करना चाहती है, पर नहीं, आपके जैसे आलोचकों को तो हर चीज बुरी लगती है। नहीं बुरी लगती, पर मैं दूसरे नजरिए से भी बता रहा हूँ कि ये फिल्म देख के कभी खुश कर ही नहीं सकता है। मेरी भी यही कहानी है। नहीं, वो तो मुझे लगता है ऐसे भी बंदे होने चाहिए। यदि हर कोई सतबिस्मिल्लाह कह के कबूल करेगा तो मुझे लगता है कि उस समय मुल्क की डेमोक्रेसी को मुझे लगता है फिर ज़्यादा ही हमें सोचना पड़ेगा। तो धुरंधर का कोई पंजाब पे असर नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो उसको फर्जी फिल्म पंजाब में माना गया। अच्छा, कैसे? जी, मतलब एक आप ना बह जाते हो, जो फिल्म आती है वो सीधा सोशल मीडिया पे पढ़ लीजिए पंजाबी में कि ये सरकार अपना प्रचार कर रही है, बकवास कर रही है, नफरत कर रही है, ऐसे ही आपको कमेंट मिलेंगे। हालांकि
सतलुज के बारे में दोनों पक्ष के कमेंट आ रहे हैं। जो इसकी थी अपना मैं वापस आऊँगा, उसको बहुत ही प्यार किया गया, यहाँ तक कि उसके बारे में पाकिस्तानी पंजाब में भी बहुत, मेरी एक दोस्त ने कल परसों मुझे वीडियो बना के भेजी, उसी तरह का एक किस्सा मुझे बताया कि ये भी किस्सा था। सो इस पर चर्चा होती है, इन फिल्मों में हुई है। जी हाँ, तो यानी जो सिख धर्म को और पंजाब को, यानी इसको भी सिख बनाया गया धुरंधर को भी? हाँ, है ना, सिख ही व्यक्ति है जो वहाँ जाता है बिल्कुल, धुरंधर। आप कह रहे हैं कि इस तरह की नफरती चीजों का पंजाब पे असर नहीं पड़ता? वो तो सनी देओल के गदर में भी सिख ही बनाया गया था, हाँ। तो लोगों ने उसको भी उतना ज्यादा नहीं भाव दिया था। तो फिल्म मेकर को आसानी होती है क्या इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाकर अगर सिख कैरेक्टर ले लेते हैं? हाँ, ये भी है कि ये भी दिखाने की कोशिश होती है ना, सिख कैरेक्टर भी ले लेते हैं, खास करके सिखों को भी सिख हमारे ही हैं, मतलब ये दिखाने की कि उनकी आइडेंटिटी को जजब करने की भी चीज होती मैं है। यही पूछना चाह रही थी आपसे, वो भी कि एक तरह से उनको अपने खेमे में लेने देखो, की। आरएसएस की एक पॉलिटिक्स रही है सिखों के बारे में। एक तो होता है कि आपको सीधा मार देना कि भाई मुसलमान जहाँ क्रिश्चियन ऐसे ही हैं, लेकिन सिखों को एक अपने आगोश में लेके मारना होता है। क्योंकि जैसे ये कहते हैं कि सिख तो हमारे से ही निकला, सिख का अलग वजूद नहीं है, इसको कहते हैं गले में लेके मारना। सिखों के बारे में पॉलिटिक्स है, वो कई अलग प्रोग्राम करके देखिए, मैं आपको पूरा मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है कि क्या किया। भाई जो एक ग्रेटर हिंदू परिवार है उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा है। हाँ, जबकि सिख ये मानने को तैयार नहीं। तो आखिरी सवाल आपसे बिल्कुल कि अब ये बताइए कि ये फिल्म, इसको बैन कर दिया गया, स्क्रीन जैसे लोग देख रहे थे वो काली कर दी गई स्क्रीन, इसके नतीजे के तौर पर आपको लगता है कि और लोग सतलुज देखेंगे? देख रहे हैं, गांव में देख रहे हैं। मुझे सिर्फ यही है कि सरकार की जो कोशिश है कि सिखों के जज्बात भड़का दिए जाए, उधर पंजाब के हिंदूज के भी, पंजाब ना इस तरह की चीज़ों से निकला है, मुझे लगता है कि शायद निकल जाए। ध्रुवीकरण करने की कोशिश दिख रही है आने वाली इलेक्शन के प्रसंग में। सो नहीं तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था इस फिल्म में, आराम से, मतलब मुझे लगता है इतना शोर भी नहीं मचना था। यदि रोक ना होती अरफा, हफ्ते बाद इस फिल्म को शायद कोई देखता नहीं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, हमसे बातचीत करने के लिए और मुद्दों को पंजाब के नजरिए से समझाने के लिए। शुक्रिया आप सभी।